आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स ऋषिकेश के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा और सेवा प्रदान करना एम्स ऋषिकेश सहित सभी एम्स की एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। सभी एम्स सर्वोत्तम और किफायती उपचार प्रदान करने के लिए पहचाने जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कई एम्स की स्थापना इस उद्देश्य से की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और अधिक से अधिक मेधावी छात्र एम्स में शिक्षा प्राप्त कर सके। राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ऋषिकेश के विद्यार्थियों की कुल संख्या में छात्राओं की संख्या 60% से अधिक है। यह जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े नीति निर्धारण से लेकर ट्रेजरी, हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक बहुत बड़े और अच्छे सामाजिक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा माफिया और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। देश और प्रदेश की जनता अब भाजपा के असली चेहरे को जानती है, भली भांति पहचानती भी है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि माफिया और भ्रष्टाचारी भाजपा रूपी गंगा में डुबकी लगाने को आतुर है। पार्टी विद डिफरेंस का मुखौटा ओढ़ने वाली भाजपा की आज की दिशा और दशा देखकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा दुखती होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में देश के सभी बड़े भ्रष्टाचारी, खनन माफिया, भू माफिया और महिलाओं से दुराचार के आरोपी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाकर अपने जो पाप है उनको उससे मुक्त कर रहे हैं। भाजपा बता दे अगर मेरी पार्टी में कोई बलात्कारी है तो मैं उसमें विचार करूंगा। अगर कोई ब्रजभूषण सिंह मेरी पार्टी में आज की तारीख में है तो हम उसको भी देखेंगे। कुलदीप सेंगर है तो वो भी देखेंगे। अगर विनोद आर्या है, पुलकित आर्या जैसे लोग हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या की है और उन्हीं के महामंत्री का नाम, उन्हीं के महामंत्री संगठन का नाम प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी के माँ बाप ने लिया है। हमने नहीं कहा। भाजपा अगर जवाब देती है तो पहले सोच ले। और एक बात जरूर है पवार साहब, मैं जब कोई बात बोलता हूँ तो मैं तथ्यों पर आधारित बात बोलता हूँ। भाजपा की तरह मैं हवा में तीर नहीं चलाता हूँ। हम पर पुख्ता प्रमाण हैं। जो लोग गए हैं, मैंने कहा ना, वो इन केन प्रकारेण आज नहीं तो कल भाजपा में थे, हमारे यहाँ आए फिर भाजपा में चले गए। और अगर ऐसे लोग भाजपा में हैं जिनके ऊपर वास्तव में बलात्कार के केस चल रहे हैं, जिन पर डकैती के केस चल रहे हैं, वो तथ्य हैं हमारे पास। और भाजपा के लोगों को कम से कम इस बात को बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आज मैं तो साफ कह रहा हूँ, आज जो भाजपा बन गई है, जिस तरीके से भाजपा में तमाम तरीके के लोगों का अड्डा हो रहा है, उससे निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आत्मा निश्चित रूप से दुखी होगी। और भाजपा के लोगों को श्राप दे रहे होंगे कि इनका नाश हो। स्वयं इनके बुजुर्ग इनको श्राप दे रहे होंगे। बीजेपी की प्रदेश मीडिया प्रभारी हनी पाठक ने कांग्रेस पर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर अनगल बयानबाजी का आरोप लगाया है। हनी पाठक ने कहा कि जब तक उसका कोई कार्यकर्ता या नेता कांग्रेस में होता है तो उसके लिए कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे ही वे बीजेपी में शामिल होता है उसे भ्रष्ट बताते हैं। और उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलता है, जबकि कांग्रेस में कार्यकर्ता खुद को असुरक्षित मानते हैं। और इस समय बीजेपी दलदल हो गई है भ्रष्टाचार। देखिए, ऐसा है, विपक्ष के पास बोलने को कुछ रहा नहीं। उनकी रीति नीति और कांग्रेस के लोगों के से परेशान होकर वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जब तक उनकी पार्टी में थे तो उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं था। जब वो हमारी रीति नीति से खुश होकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो इनको ये किस आधार पर ये सर्टिफिकेट उनको भ्रष्टाचार का दे रहे हैं? पहले अपने अंदर आकलन करे और ये सोचे कि क्या बात है और क्यों उनकी से पार्टी की रीति नीति से लोग खफा होते जा रहे हैं।
और मैं करण महाराज जी के लिए और सभी कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आपको अपनी पुरानी गांठें खोलना नहीं आता और मशखरी करने के अलावा आपको कुछ बोलना नहीं आता, तो वहां बैठ के आपको मशखरी करनी है और वो मशखरी आप कर रहे हैं। बेहतर होता है कि हमारी पार्टी में ताका झाकी करने से बेहतर होता है कि आप अपनी पार्टी के लोगों को मनाने में जुटते, तो शायद कहीं ना कहीं आप लोग कहीं दिखाई पड़ने की कोशिश भी करते, क्योंकि आपको इस समय इतनी बुरी तरह खौफ है कि 4 जून कांग्रेस गुम। इस आधार पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अपने ऊपर ध्यान दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 4.30% मतदान कम हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10 अधिक मतदान बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से यह मत प्रतिशत घटा है। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है। 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा रही है। इसके कारण से वो मतदान प्रतिशत बढ़ने के बजाय। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस कुछ भी बयानबाजी कर रही है। इनके संस्कार इनके अंदर बचे ही नहीं है और ना ही कोई विचार बचा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमारे पूर्व वरिष्ठ नेताओं का काफी सम्मान करती है। हमारी पार्टी उनके पद चिन्हों पर भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी पार्टी इनके जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर हमेशा कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्हें छोड़ रहे हैं, इसी कारण वो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उस कारण कांग्रेस के नेताओं में बौखलाहट है और बौखलाहट के कारण इस तरह के बयानबाजियों कर रहे हैं। और जब कोई भी कांग्रेस का नेता उनकी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, उससे पहले जब उनके पार्टी में वो नेता होते हैं तो अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, साफ सुथरी छवि के होते हैं, अच्छे नेता होते हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी को छोड़कर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर अगर वो अपनी पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस उनके प्रति करती है, तो ये बहुत ही गलत है। ये उनके संस्कार, कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं जो इस तरह से अपने नेताओं के लिए बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, वो उनके कोई संस्कार और उनकी आत्मा उनके अंदर रही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई विचार रहे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे जो अग्रज नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का काम किया है, उनका बहुत सम्मान करती है और हमेशा अपने जो हमारे महापुरुष हम उनको कहते हैं, उनके जन्म तिथि पर हमेशा पार्टी कार्यक्रम आयोजित करती है, चाहे अटल जी हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हम उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के विचारों को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहा है। उसी के उस पर हमारी सरकार के जो कार्य होते हैं उन्हीं विचारों से प्रभावित हमारी सरकार भी काम करती है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इस तरह से उनकी पार्टी को छोड़ के जो भगदड़ मची है, उस कारण सिर्फ इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। बीजेपी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके घोषणा पत्र के हिडन एजेंडा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो चोट की है, इससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। उनका घोषणा पत्र एक हिडन एजेंडा बहुसंख्यकों का आरक्षण खत्म करना है। 70 सालों से कांग्रेस देश को लूटती आई है और आज भी उसकी यही मंशा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकार को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह पर प्रहार करते हुए कहा कि ये देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों को देना चाहते थे, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी भी मौजूद रहे।
उसका हिडन एजेंडे पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जब चोट की है और देश के सामने उसके हिडन एजेंडे को रखा है, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। कांग्रेस का थोड़ा इतिहास जानना आवश्यक है। 60 के दशक से कांग्रेस केवल एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण करने की नीति पर चल रही है। राजनीति में उसने सत्ता का इसको हथियार बनाया। पिछले 10 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और चुनाव में विकास का एजेंडा लेकर के आए, तो कांग्रेस लगातार चुनाव में पराजित हो रही है। लेकिन कांग्रेस फिर से, जब कांग्रेस को लगा कि विकास के एजेंडे पर टिकना संभव नहीं है, तो फिर से उसी तुष्टीकरण की नीति पर चली है। उनके घोषणा पत्र में भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस और ईडी गठबंधन की नजर अब आम आदमी की कमाई पर है, उसकी संपत्ति पर है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, किसके पास कितनी जमीन है। कांग्रेस ये कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो इसका सर्वे करेंगे। उनके एक नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि इसका एक्सरे करेंगे। एक्सरे का मतलब माताओं बहनों ने कुछ, जैसे जनधन के खाते खुलने से पहले हमारी माताएं बहनें कोई चावल के कनस्तरी में, कोई गेहूं के डिब्बे में अपना धन रखती थी, उसी तरह माताओं बहनों को अपनी ज्वेलरी से भी उतना ही प्यार होता है। उसको भी वो इस प्रकार की चीजों में रखती हैं। तो एक्सरे करने का मतलब हुआ कि वहां भी वो रखेंगी तो वो सरकार की सर्वे में पकड़। मई माह से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड परिवहन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के परिवहन भवन में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त संत कुमार सिंह ने कहा कि बैठक ग्रीन कार्ड बनाना और ट्रिप कार्ड जारी करने को लेकर इसमें चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच शटल सेवा चलती है, जिसमें हो रही समस्याओं के निदान को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। चार धाम में जो हर वर्ष यात्रा में हम लोग जो मुद्दे होते हैं हमारे सामने, वही मुद्दे थे। ग्रीन कार्ड कैसे बनना है, ट्रिप कार्ड किस प्रकार से जारी करना है, जो गाड़ियां जाती हैं उनको चेक करने के लिए चेक पोस्टों पे जो रोकने में समय लगता है, उससे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऑटोमेशन और अच्छा कर दिया जाए कि गाड़ी चलती जाए और हम लोग उनको चेक कर लें अपने लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि हाँ इसके कागज़ सही हैं, इसमें ट्रिप कार्ड जारी हुआ है, ग्रीन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ दुरुस्त है, तो उनको रोकने की ज़रूरत न पड़े। इस तरह के मुद्दे थे। एक आध मुद्दे ये भी थे कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में एक शटल सेवा चलती है, उसमें कुछ समस्याएं पिछले वर्षों में रही हैं, तो उनकी समस्याओं के निदान के बारे में। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे अपन उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। आगामी 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2024 की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य महकमे में
तैयारियां जोरों पर है और तैयारियां पूरी कर भी ली गई हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार यात्रा को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव तरीके से प्रयासरत है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट लाइव हो गई है। इसमें हेल्थ पैरामीटर का कॉलम रखा गया है, जिसमें यात्री अपनी हेल्थ से संबंधित पूरी जानकारी भरेंगे तो उन्हें जरूरत के समय इलाज में आसानी रहेगी। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 11 लैंग्वेजेस में 11 भाषाओं में एसओपी जारी किया था, इस बार भी हम लोगों ने उन्हीं भाषाओं पे जारी किया है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि एसओपी जारी करने के साथ साथ हमने सभी स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज को भी लिखा है और उन्हीं के रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ये एसओपी संलग्न करके उनको भेजा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि एसओपीज़ क्या हैं और किन चीज़ों की सावधानियाँ एक यात्री को बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो टूरिज़्म विभाग का जो वेबसाइट है जो लाइव हो गया है, उसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स भी हमने उसमें मेंशन किए हैं टूरिज़्म के वेबसाइट में, और ये भरना अभी फ़िलहाल ऑप्शनल है यात्री के लिए। बट उससे जिन यात्रियों का प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री है, कोई परेशानी है, ये इस चीज़ से हमें इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे जो हेल्थ एटीएम्स हैं जो पिछले साल भी हमने लगाए थे, उसको भी हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं और इस संबंध में मीटिंग हो चुकी है समस्त सीएमओ के साथ। और जो हॉस्पिटल है बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में, जो रीडेवलपमेंट प्लान के तहत बन रहा है, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगने हैं उसकी खरीदारी का जो प्रोसेस है हमने शुरू कर दिया है। टेंडर्स हो चुके हैं और इक्विपमेंट खरीदने की का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की तैनाती है, हम हमारे जो स्टेट में जो तैनात डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती तो हम लोग कर ही रहे हैं, जितने भी हमारे एमआरपीज़ हैं, मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं। इसके अलावा बाकी स्टेट से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, बाकी स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट किया है कि कोई डॉक्टर अगर इच्छुक हो चारधाम यात्रा में अपनी सहभागिता इंश्योर करने के लिए, तो वो भी आके अपना योगदान दे सकते हैं। स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं, लगभग 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स हमने लगाए हैं रजिस्ट्रेशन एंट्री पॉइंट्स पे भी, और जहाँ से यात्रा शुरू होती है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ भी। और हंस फाउंडेशन के साथ साथ हमारे डॉक्टर्स भी रहेंगे, और जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, पीओसीटी डिवाइस जिनको बोलते हैं, जिसमें बेसिक पैरामीटर्स टेम्परेचर, बीपी, पल्स इत्यादि 28 पैरामीटर्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसके माध्यम से स्क्रीनिंग की जाएगी। और जो हाई रिस्क यात्री हैं जिनका कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, उनसे हम लोग अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं कि आप लोग अपने रिस्क पे अब वहाँ यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको अवगत भी करा रहे हैं कि रिस्क ये हैं, ताकि उनको सभी पैरामीटर्स के बारे में पता रहे। सर, जैसे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को चाक चौबंद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में 3 जिले हैं जहां चारधाम यात्रा है। यहां के जिलाधिकारियों को यात्रियों की सुविधा पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। आगामी 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में इस बार भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंचेंगे। चारों धामों के लिए तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन जारी है। ऑलरेडी आपदा के दृष्टिकोण से जो हमारा आपदा विभाग है उनके द्वारा समय समय पे ड्रिल्स की जाती है, और जहाँ तक यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है, जो गढ़वाल कमिश्नर और जो 3 जनपद जहाँ पे चारधाम अवस्थित है उनके द्वारा की गई है। उसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है वो धनराशि भी हमारे द्वारा जनवरी और फरवरी में जारी कर दी गई है। सारी तैयारियां हो चुकी है, और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का जो सवाल है या जो यात्रियों की जो भारी संख्या है, तो यात्रियों के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कार्रवाई हमको करनी है, जो सुविधाएं विकसित करनी है, हमने कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए, एक अल्टरनेट रूट के बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग और फॉरेस्ट विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है।
लेकिन इस यात्रा जो सीज़न है उसमें एक ही रूट रहेगा जो विगत सालों में रहा है फॉर म्यूल्स के लिए और यात्रियों के लिए, कि जहाँ जहाँ आवश्यकता रहे तो जहाँ पे और कुछ इंटरवेंशन प्रशासन की तरफ से चाहिए वो कार्रवाई जिला प्रशासन के स्तर से की जा रही है। देखिए, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस बार की जो केदारनाथ की जो यात्रा है उसमें जो हमारा यात्री जो पिलग्रिम्स होते थे, हमारे यात्री रहते थे, उनका जो क्यू लगता था वो हमारा सेंट्रल स्ट्रीट पे लग रहा था। लेकिन अभी सेंट्रल स्ट्रीट पे काम चल रहा है मास्टर प्लान के अंतर्गत, तो इस बार की जो यात्रा होगी और जो हमारी मंदाकिनी साइड से हमारा जो क्यू लगेगा, तो इस चेंज के कारण वहाँ पे मंदाकिनी आस्था पथ जो है उसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कौन कौन से काम आवश्यक है इसका भी एक एस्टिमेशन हमारा था। तो उसमें कल जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी साथ में थे, तो उसमें उनको भी उस मंदाकिनी आस्था पथ पे जो जो आवश्यक काम है वो कंप्लीट करने के निर्देश दिए। बाल रोग विभाग में चिकित्सकों की कमी को लेकर दून अस्पताल के एमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस समय जूनियर डॉक्टरों की परीक्षा चल रही है, जिसके कारण चिकित्सकों की थोड़ी कमी हो जाती है। इसे लेकर जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं और जो इंटर्न हैं वो वार्ड में रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही कहा कि मरीजों के इलाज में कोई कोताही का मामला सामने नहीं आया है। पर हम देखें तो जो थोड़ा जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका मिलना थोड़ा सा, क्योंकि आगे उनका एग्ज़ाम होता है एक जो पीजी एंट्रेंस का, उसको लेकर कई बार इन दिनों थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन उसको हम बाकी और जो रैंक एंड कैडर बोल सकते हैं, हम जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी अपना आप ज़्यादा समय अस्पताल में लगाकर, और जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी जो इंटर्न वगैरह उनको एक्स्ट्रा मैन पावर देकर वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि सभी सीनियर डॉक्टर, जिसमें प्रोफेसर से लेकर एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, वो वार्ड में रहकर ड्यूटी कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इसमें कहना चाहिए कि मरीजों के इलाज में कोई इस तरह की कोताही अभी सामने नहीं आई है। एक्स्ट्रा काम कर कर सब लोग ठीक है। राज्य परिवहन विभाग शहर को प्रदूषण मुक्त करने के साथ ही इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम लेकर आया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त संत कुमार सिंह ने कहा कि सिटी बस और विक्रम संचालन अपने डीजल वाहनों के एवज पर नए इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदते हैं और पुराने वाहनों को स्क्रैप कराते हैं तो उनको 50 या 15 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई चालक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप ना करवाकर अन्य राज्यों में देते हैं तब ऐसे में उन्हें 40 या 12 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ये जो आप सब्सिडी वाली बात स्कीम है, ये केवल सिटी बसेस के लिए है, सिटी मोबिलिटी के लिए, अर्बन मोबिलिटी के लिए। ये देहरादून शहर में प्रारंभ की गई है। देहरादून शहर में जो सिटी बस हैं इस समय संचालित, इसके अलावा जो कुछ मैजिक टाइप की गाड़ियां हैं, ओमनी बस, कुछ विक्रम टेम्पो टाइप की गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों को, क्योंकि ये पोल्यूटिंग गाड़ियां हैं, पुरानी हैं, बहुत सारी रिप्लेस नहीं कर हो पाई हैं, तो इनको रिप्लेस करके इनके जगह पे नई गाड़ियाँ, BS6 मानक की गाड़ियाँ या CNG गाड़ियाँ या नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स को लाएंगे, ये प्लान था। और ये इसलिए किया गया कि दूसरी तरफ हमारा ये भी प्रयास है कि कुछ इलेक्ट्रिक बसें, 30 इलेक्ट्रिक बस यहाँ चल रही हैं, आगे आने वाले समय में उम्मीद है यहाँ 100 और ऐड हो जाएंगी PME बस सेवा वगैरह से। ये इसलिए था कि पूरा नीट एंड क्लीन मोबिलिटी होनी चाहिए, तो गाड़ियों की दशा भी सुधरनी चाहिए। प्राइवेट ऑपरेटर्स जो यहाँ पे हैं उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो नई गाड़ियाँ ला पाएँ, और एक तरफ जब उनको कम्पीट करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक बस से, तो इसलिए ये योजना शुरू की गई थी कि कोई भी बस का मालिक, जिनकी संख्या लगभग 175 है देहरादून में, जो इस समय एक्टिव हैं, जिनकी बसें चल रही हैं, वो अगर चाहते हैं तो इसी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। वो अपनी गाड़ियों को स्क्रैप करा दें और जो नई गाड़ी खरीदेंगे उस पर उनको 50% प्राइस पे सब्सिडी दे दी जाएगी, या 15 लाख रुपए जो कम हो, 15 लाख सीलिंग है उसकी। दूसरा था कि अगर वो स्क्रैप नहीं करते हैं, किसी दूसरे राज्य में बेच देते हैं उस गाड़ी को, NOC ले जाते हैं यहाँ से, कुछ लोगों की गाड़ियाँ ऐसी भी होंगी जो कम पुरानी हो, ठीक ठाक हो, तो वो उसको रिप्लेस करना चाहें तो वो उसको दूसरे राज्य में ले जाएं, यहाँ से NOC लेके भेज दें, और उसके एवज में फिर उनको 40% की सब्सिडी या 12 लाख रुपए जो अधिक होगा वो दिया जा सकता है, जो कम होगा। इसी तरह से था कि विक्रम अगर कोई अपना ख़त्म करके ओमनी बस की तरफ जाता है, 8-10 सीटर गाड़ी के लेता है कोई 4 व्हीलर, तो उसको 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा सकती है, प्राइस का 50% या 3.5 लाख रुपए जो कम होगा।
ये इस तरह की योजना है। ये केवल लेकिन अभी फिलहाल देहरादून शहर में है, और देहरादून शहर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, इनके पास वैलिड परमिट है, गाड़ियां चल रही हैं, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जिलाधिकारी वंदना के आदेश के बाद अब प्रवर्तन विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में परिवहन विभाग की ओर से नो पार्किंग जोन चिन्हित किए हैं। उन सभी नो पार्किंग जोन में 2 दिन के अंदर साइन बोर्ड लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इन नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रवर्तन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए प्रवर्तन विभाग अब नियमित कार्रवाई करेगा ताकि दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगे। शहर के निजी स्कूलों की बसें यदि सड़क पर खड़ी की गई तो उनको भी तुरंत चालान उनका काटा जाएगा। पर्यटन सीजन में किसी भी प्रकार से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यातायात व्यवस्था पटरी से ना उतरे, इसके लिए जरूरत पड़ने पर टीम की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर पर्यटन विभाग लगातार गंभीर है और लगातार जो सड़क सुरक्षा के जो अभियोग हैं उनमें प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। अभी सड़क सुरक्षा के बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा और पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जो नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं हल्द्वानी और नैनीताल में, उनमें लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। तो पर्यटन सीजन के दृष्टिगत सभी दलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल में और हल्द्वानी में जो वाहन सड़क किनारे खड़े हैं और नो पार्किंग जोन में खड़े हैं उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। आज उनको हमने कल से हमने अभियान लगाया था, आज भी लगातार जारी है। तो ऐसे वाहन जो इन मार्गों पर खड़े पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में उनको अवगत भी कराया गया है कि वो अपने अपनी पार्किंग स्थल पर खड़ी करें। नहीं माने जाने पर अगर वो नहीं उल्लंघन करते लगातार करेंगे तो इसमें अधिकतम जुर्माना भी हम लोग लगाएंगे। नो पार्किंग में 3 टीमें हमारी लगी हुई है, एक हल्द्वानी और नैनीताल में, ये लगातार कार्य कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर टूरिज्म सीजन के दृष्टिगत बाहर से भी कुछ दल आकस्मिक रूप से बुलाए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।